इंसान में और आदमी में यही फ़र्क है सबसे बड़ा। यस, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। yes, ऐसे वाले लोग बहुत रेयर हैं, definitely. काफ़ी रेयर लोग होते हैं। और जो लोग ऐसा एंथो दिखाते हैं, पीठ पीछे उनके लिए कुछ और भी कहा जाता है, ये याद रखिएगा। यू नो दैट। उनको ये कहा जाता है कि ये So, सब I ये experienced ना तो it. लोग आगे बढ़ेंगे, ना तो लोग आगे बढ़ेंगे। कोई आगे बढ़ के ग्रैब करेगा तो उसके लिए बोलेंगे कि ये तो औरों की अपॉर्चुनिटी भी ग्रैब कर जाते हैं, जबकि देवर कीपिंग साइलेंट। वो खुद आगे नहीं बढ़ रहे थे। तो आपको लगा कि मेरा इंस्टीट्यूट है, अगर किसी के काम नहीं करने से मेरे इंस्टीट्यूट को नुकसान हो रहा है तो आई शुड टेक दी प्रायोरिटी, आई शुड मेक इट माई प्रायोरिटी। बट लोग इतने काइंड नहीं होते, लोग अपनी सोच में इतने काइंड नहीं होते। अनफॉर्चुनेटली मैं आगे आने वाले टॉपिक में आपको ये बताने वाला था कि इंडिया में, राजस्थान में, जयपुर में हमारे कान किसी की प्रशंसा के लिए कभी नहीं खुले होते। अगर कोई आदमी किसी की प्रशंसा करता है तो वो ये मान के चलते हैं कि इसने इसको कुछ दे रखा होगा, इससे कुछ लेके खा रखा होगा, ओनली ये इसलिए इसकी प्रशंसा कर सकता है। वरना हमारे यहाँ प्रशंसा क्या होती है? हमारे यहाँ तो केवल एक दूसरे को चुगली करना, उसकी क्या कहना, क्लास लगाना, ये वाली चीज़ें ज़्यादा कॉमन है। तो नॉर्मली हम लोग जो हैं उस कैटेगरी के हैं कि किसी की बुराई सुनते हैं तो हम ये कहना चाहते हैं यस यार ये हुई बात, थोड़ा सा और बताओ, थोड़ा सा और बता सकते हो, थोड़ा सा और बता दो, तो वो ज्यादा देन दे डू interesting लाइक दिस रहता है लोगों के लिए कि अनफॉर्चुनेटली। और वो माहौल होने से क्या क्या नहीं किया। और आप तो जैसे कह देते हैं कि मुझे ये काम करना है। बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूं, हर ऑर्गेनाइजेशन में 30-40% लोग ऐसे होते हैं जो ऐसा कहना चाहते हैं लेकिन इसलिए नहीं कहते क्योंकि उनको वो 30-40% लोग खड़े हुए दिखते हैं जो बाद में उनको टोकेंगे। तो वो भी उन 30-40% की परवाह करके अपने आप को रोक के बैठे हैं। तो फाइनली इंस्टीट्यूट 20% लोगों से चलते हैं एक्चुअली। ओके, राइट ओके। तो सर एक क्वेश्चन है मेजरली जो सब लोग पूछ रहे हैं Okay. कि लाइक हाउ टू मेक स्टूडेंट्स फील अप्रिशिएटेड बाय देयर टीचर्स एंड गार्जियंस। कैसे हम उनको फील कराएं अप्रिशिएटेड कि बच्चे कैसे अपने आप फील करें लाइक विदाउट गिविंग, क्योंकि हम सबके साथ पार्शियल भी नहीं हो सकते है ना। हमने एक को बोल दिया अच्छी लाइंस बट हमने दूसरों को नहीं बोली है ना। तो वो बच्चा कैसे फील करेगा अप्रिशिएटेड कि यस माय टीचर इज अप्रिशिएटिंग मी और माय गार्जियन इज अप्रिशिएटिंग। देखिए, ये दोनों के आंसर बहुत अलग होंगे लवीना। मतलब यू कैनॉट कंपेयर बोथ ऑफ देम। उनके आंसर सेम नहीं हो सकते। रीज़न बहुत अलग अलग है। बहुत सिंपल सी बात है कि ये दोनों सिचुएशन सेम नहीं है। मैं दोनों का आंसर करने की कोशिश करूंगा। तो पहले फैकल्टी बैठी है मेरे सामने, तो लेट मी टेक इट लाइक दिस कि आप एक फैकल्टी के नाते अपनी क्लास के बच्चों को अप्रिशिएटिव अपने लिए वो कैसे फील करें, आप ये उनको कैसे एहसास दिला सकते हैं। मैंने ये बात बोली भी थी मेरे लेक्चर में, मैं उस बात को फिर से रिपीट करूंगा। बच्चे कंपैरिजन करते हैं। कई बार कंपैरिजन अननेसेसरी हो सकते हैं, लेकिन कई बार कंपैरिजन बिल्कुल सही होते हैं। और बच्चों को कहीं ना कहीं ये लगता है कि कुछ फैक्टर्स की वजह से टीचर मेरे साथ इक्विवेलेंट बिहेवियर नहीं कर रहे हैं, इक्विटी के साथ बिहेव नहीं कर रहे हैं। आजकल के बच्चे ये बात ज़्यादा फील करते हैं। जो हमारा ज़माना था, जब हम 90s में स्कूलिंग कर रहे थे, तो हम लोग थोड़े ज़्यादा सहनशील भी थे। और दूसरी बात ये थी कि हमारे पास चीज़ों को कंपैरिजन करने के बहुत सारे साधन नहीं थे। आजकल बच्चों के पास कम्युनिकेशन के चैनल्स बढ़ गए हैं, बच्चों की समझ का दायरा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, और वो दायरा बियॉन्ड पेरेंट्स बढ़ गया है। यानी कि पेरेंट्स भी नहीं जानते कि उनको इन्फॉर्मेशन कहाँ कहाँ से मिल सकती है, बिकॉज दे आर अप्रोचिंग मैनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, दे आर अप्रोचिंग मैनी थिंग्स। सो ऐसी सिचुएशन में सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि टीचर ये चीज़ देख ले कि हम मैकेनिकल काम तो नहीं कर रहे हैं। मुझे थोड़ा सा डाउट ये होता है कि आजकल हम एक मैकेनिकल तरीके से काम करने लगे हैं क्योंकि कंपटीशन इतना ज़्यादा हो गया है। तो कहीं ना कहीं कंपटीशन के वजह से जो हम मैकेनिकल तरीके से बच्चों को डील कर रहे हैं, तो बच्चे मशीन नहीं हैं। आप एक फैक्ट्री में लगी हुई 20 मशीन के लिए एक तरीके से काम कर सकते हैं कि सब में ग्रीस किया, सबका एक पर्टिकुलर पेच कसा और उनमें धागा फंसाया और फैब्रिक बनना शुरू हो गया। तो वहाँ पर आप एक पर्टिकुलर कार्यविधि से, प्रोसीजर से चीज़ों को आगे बढ़ा सकते हैं। बट बच्चे मशीन्स नहीं हैं। वो 20 मशीन अगर आप लेते भी हैं तो यूनिक मशीन है, और हर मशीन की अपनी कोडिंग है, और उनमें से कई कोडिंग डिकोड होना इतना आसान नहीं है। तो इसीलिए टीचर के अंदर ये पेशेंस होना चाहिए कि वो ये देख सके कि ये बच्चा स्लो स्टार्टर है, ये बच्चा फास्ट है। अब आपको 30 की क्लास को या 20 की क्लास को एक साथ चलाना है, जो थोड़ा सा मुश्किल काम होता है। मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि ये कितना मुश्किल काम टीचर करता है कि अलग अलग तरह की पर्सनैलिटीज़ वाले बच्चे, जिनका घरों में उनके साथ अलग अलग तरह का व्यवहार हो रहा है, जहाँ पे पेरेंट्स का उनके साथ
केयर करने का भी लेवल अलग अलग है। किसी के पेरेंट्स बहुत ज़्यादा पैम्पर कर रहे हैं, क्लास के लिए काफ़ी अप्रिशिएट, उसको काफ़ी मदद भी कर रहे हैं, और कई माँ बाप को फुर्सत ही नहीं है 3-4 महीने तक ये पूछने की कि भाई तुम्हारी क्लास में क्या हुआ। अनफॉर्चुनेटली कई फादर्स को तो ये भी याद नहीं होता कि इस समय उनका बच्चा कौन सी क्लास में है। मैं बताऊं आपको सही बात तो टीचर की मुश्किल बहुत बड़ी है, लेकिन मुझे लगता है कि 2-3 चीज़ों से आप कर सकते हैं। बच्चों को मशीन्स की तरह ट्रीट नहीं करें। बच्चों के लिए ज़रूरी नहीं कि आपने जो सोचा है उसी तरीके से काम होता जाएगा। जैसे मशीन का तो तय है कि भैया उसको इतना प्रोडक्शन करके देना पड़ेगा शाम तक। बच्चों की प्रोडक्टिविटी अलग अलग हो सकती है, तो उसके लिए तैयार रहिए। कुछ बच्चों की प्रोडक्टिविटी कम होगी, कुछ की फास्ट होगी, तो हमें क्लास चलानी चाहिए एवरेज प्रोडक्टिविटी के हिसाब से। हमें हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी के हिसाब से क्लास रन कभी भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि एवरेज प्रोडक्टिविटी वाला बच्चा अगर आगे चलेगा तो हाई वाला उसके साथ मैनेज कर सकता है, वो उतने समय में अपने आप को और मजबूत कर सकता है। लेकिन अगर आपने फास्ट प्रोडक्टिविटी वाली बच्चों के हिसाब से क्लास चलाई तो एवरेज वाले बच्चे के माँ बाप यही कहेंगे कि पढ़ाई अच्छी नहीं है, एवरेज वाले बच्चे को लगेगा कि ये स्कूल उसके लिए ठीक नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। तो इसीलिए टीचर्स के लिए तो मेरा यही सजेशन है कि एक पर्सनलाइज्ड रिलेशन बनाने की भी कोशिश करिए। मैं सरकारी स्कूलों में टीचर के पास जब भी एज ए कलेक्टर जाता था तो उनसे एक ही सवाल पूछता था कि अपनी क्लास के 10 बच्चों के नाम कौन टीचर बताएगा। तो आप विश्वास मानिए बहुत सारे लोग इसमें फोल्टर कर देते थे, क्योंकि पूरा पूरा साल उनको ये भी याद नहीं होता था कि उनकी क्लास में ये वाले 10 बच्चे पढ़ते हैं जो ये नाम है उनका। रीज़न कि वो उनके लिए नंबर्स थे, वो उनके लिए रोल नंबर्स थे। तो बच्चे रोल नंबर्स नहीं हैं, बच्चे इंडस्ट्रियल मशीनें नहीं हैं, तो ये हमें समझना पड़ेगा। और प्राइवेट स्कूल में जब माँ बाप अपने बच्चे को भेजता है तो वो यही सबसे ज़्यादा सोच के भेजता है कि एक पर्सनलाइज्ड काइंड का बिहेवियर होगा, बच्चे की पर्सनैलिटी के हिसाब से उसको आगे बढ़ाया जाएगा, पर्सनल अटैचमेंट होगा। और वो जो टीचर इस पर खरे उतरते हैं, वो जो थोड़ी पेशेंस रख लेते हैं, वो जो क्लास के बाद रुक के उस एवरेज वाले बच्चे को थोड़ा आगे धकेलने की कोशिश करते हैं, उसको जो ये कहते हैं कि बेटा तू मेरे से एक्स्ट्रा में पूछ लेना, मैं तेरे को एक्स्ट्रा बताने के लिए तैयार हूँ, वो तरह के जो टीचर्स होते हैं जो पेन लेते हैं, डेफिनेटली वो उस बच्चे की लाइफ को चेंज करते हैं। मैं साइंस में अच्छा नहीं था, 9th क्लास में मुझे साइंस बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी, मुझे साइंस से नफरत थी और मुझे लगता था कि मैं कैसे साइंस में करूँगा, जबकि मैं क्लास का अच्छा खासा बच्चा था, मतलब मैं अबव एवरेज बच्चा था, लेकिन साइंस से मुझे हेट थी। साइंस की टीचर ने मुझे ज़बरदस्ती अपने घर पे बुला के, टीचर मैडम ने मुझे समझाया, सिखाया। मैंने कहा नहीं मैडम मैं ट्यूशन में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। उन्होंने कहा नहीं ट्यूशन की कोई बात नहीं है बेटा, मैं तुम्हें समझाना चाहती हूँ, मुझे तुम अच्छे लगते हो। तो मुझे आज भी उनका नाम याद है कि अंजना मैडम ने मुझे साइंस सिखाई, तो मेरे 10th में इतने नंबर आए, तो मैं ज़िंदगी में आगे बढ़ा। ठीक है मैंने कॉमर्स ली और आगे मैं बीकॉम किया, लेकिन 9th-10th की तो साइंस पढ़नी पड़ती ना कंपलसरी मुझे। तो टीचर का तो बहुत सारा योगदान हमारी लाइफ में रहता है हमेशा। तो इसीलिए मैं यही कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ उनके साथ वैसा बिहेव करिए जैसा आप अपने बच्चों के साथ उनके स्कूल में चाहते हैं। Yes, sir, right. The same thing happened with me. मैं मैथ्स से बहुत डरती थी और मैं मैथ्स की टीचर बनी। जी, वेरी नाइस। इसलिए जी तो सर एक और क्वेश्चन है कि अभी राइट नाउ देयर इज अ मेजर क्वेश्चन फॉर दी स्टूडेंट्स, बोर्ड एग्जाम्स है ना, उनकी वजह से दे आर वेरी कंफ्यूज्ड एंड सबके पेरेंट्स, सब टीचर्स भी जानना चाहते हैं, बिकॉज सबका क्वेश्चन रहता है कि गवर्नमेंट जैसा बोली है ना, तो हमारा जो मॉरल है वो कैसे रिलेट कर सकते हैं, हम बच्चों को मॉरल कैसे हाई कर सकते हैं फॉर दी बोर्ड एग्जाम्स और बोर्ड रिजल्ट्स जो आएंगे उस चीज के लिए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है एक्चुअली। लवीना जो ये सवाल लोगों ने, यस कोई और बोल रहे हैं प्लीज। यस सर। जी सर ये होता है कि जैसे बच्चों ने अभी क्या है, फिजिकली तो वो स्कूल आए नहीं है, जैसे ही ये जो सेशन है 2021 का, तो वो एक दिन भी, नॉट अ सिंगल डे दे हैव अटेंडेड द स्कूल। तो क्या मतलब उनके मन में आ रहा है कि एग्जाम्स होंगे नहीं होंगे, लेकिन एग्जाम्स तो होंगे, क्योंकि जैसे गवर्नमेंट ने नीट करा दिया, जी मेंस करा दिया, तो सीबीएसई 10-12 भी होगा ही होगा। लेकिन उसका मॉरल कैसे हाई करें, मतलब बच्चों में अभी एक तरीके का डिप्रेशन सा आ गया है, क्योंकि वो एक दिन भी स्कूल नहीं आया है, टीचर को उसने ऑनलाइन ही देखा है, तो फिजिकली अपीयरेंस तो उसकी हुई ही नहीं है स्कूल में सेशन में, पूरे सेशन। क्या मैं बोर्ड एग्जाम का मतलब 10th और 12th ले लूं, या आपके यहाँ 8th भी बोर्ड होता है? क्योंकि बिल्कुल बोर्ड एग्जाम मींस 10th मैं 10th एंड 12th ही मान लूँ ना। नहीं हमने तो हरियाणा में 8th और 5th में भी बोर्ड दिया था, लेकिन 10th और 12th। 10th एंड 12th। ओके, तो मैं इस क्वेश्चन का आंसर कर सकता हूँ, आराम से हो जाएगा। जो 10th का बच्चा है वो तो एक कॉमन किश्ती में है, क्योंकि 10th के सारे बच्चों को ऑलमोस्ट सेम एग्जाम देना है ना, क्योंकि 12th वाला बच्चा साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स का अलग अलग मेंटल स्टेटस होगा इस टाइम, वो मैं अलग अलग भी बता सकता हूँ, बट मैं पहले 10th के बच्चों को ले लेता हूँ कि 10th का एक बच्चा है जो दिसंबर तक तो अपने घर में ही बैठा है, जिसने ऑनलाइन ही सब कुछ देखा है, किताबें वो मार्केट से ले आया होगा,
बट वो किताबें उसने खुद ही खोली हैं। मैं ट्यूशन के बारे में भी जानता हूँ कि कुछ टीचर्स ने ट्यूशन घर पे पढ़ानी शुरू कर दी है 5 से 6 बच्चों को, और कुछ टीचर ट्यूशन भी ऑनलाइन ले रहे हैं, मुझे ऐसी जानकारी मिली। तो मैं यहाँ पर एक ही बात कहना चाह रहा हूँ कि प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हम जो ये बोर्ड का हुआ है, मतलब आप कहेंगे कि ये मैं कोई नई बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत पुरानी बातें हैं कि बोर्ड का हुआ नहीं बनाना चाहिए, बच्चों के ऊपर प्रेशर नहीं डालना चाहिए। मैं तो सही में बता रहा हूँ कि 10th और 12th के नंबर कहाँ पूछे जाते हैं। 12th के नंबर तो कॉलेज एडमिशन में काम आते हैं, यस डेफिनेटली। 10th के बच्चों को क्यों टेंशन दी जाती है, मेरे तो आज तक पल्ले नहीं पड़ा। मेरे 10th के नंबर, मैंने गवर्नमेंट जॉब में 19 साल हो गए, उससे पहले इतनी जगह एडमिशन लिया, 4 कोर्स किए, मेरे को नहीं पता कि 10th के नंबर का प्रेशर आखिर हमारे देश में बिल्ट क्यों होता है। 10th की मार्कशीट तो बर्थ सर्टिफिकेट के लिए काम आती है, ये मुझे पक्के से ध्यान है, जो कि आजकल के बच्चों का बर्थ सर्टिफिकेट वैसे ही बनवा लेते हैं। तो 10th के बच्चों को तो हम जबरदस्ती इसमें धकेलते हैं। अगली बात, अगर 11th में वो आर्ट्स लेने वाला है, कॉमर्स लेने वाला है, तो उसकी 10th की पढ़ाई कितनी काम आएगी मुझे नहीं पता, क्योंकि हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स कई बच्चे 9th-10th में ले लेते हैं। इसके अलावा इंग्लिश हिंदी का जर्नल लेवल, इंग्लिश हिंदी में हमारे बच्चे जनरली ठीक कर लेते हैं, क्योंकि लैंग्वेज हैं दोनों आपस में। तो सवाल ये पैदा होता है कि हम बच्चों पे प्रेशर औरों को देख के ज़्यादा बिल्ड कर रहे हैं कि मैंने कहा था ना, फलाना बच्चा ऐसा कर रहा है, तेरी बुआ का बच्चा, तेरी मौसी का बच्चा। हमने अपने घर में एक एग्जाम्पल सेलेक्ट कर रखा है जिसके बेस पे हम अपने बच्चों को टॉर्चर करते हैं। कि हमारे एक परिवार में ना एक स्टैंडर्ड इस्टेब्लिश हुआ था 1960s में, 1990s में, और तू स्टैंडर्ड को क्रॉस करेगा। आई डोंट नो वाई वी आर डूइंग दिस। लेकिन 4 महीने, मैं मानता हूं कि अगर अप्रैल में एग्जाम होते हैं, मान लीजिए 10th का एग्जाम अप्रैल में होता है, मैं ये मान के चलता हूं, अगर आज भी बच्चा 3.5 महीने आप बच्चों को अगर ये गाइडेंस कर दे कि मुझे नहीं पता कि आप कैसे पढ़ा रहे हैं, क्योंकि मैंने आपकी ऑनलाइन क्लासेस देखी नहीं है, मैंने सुनी है, लेकिन कस्बों में ऑनलाइन क्लास भी नहीं हो रही हैं, मैं जानता हूँ। ये जो बड़े बड़े शहर हैं, इवन जयपुर में भी हर स्कूल ने ऑनलाइन क्लास नहीं लगाई है। व्हाट्सएप पे काम भेज रहे हैं, टाइप करके कागज़ की फ़ोटो खींच के जेपीजी फाइल भेज रहे हैं, इवन पीडीएफ भी नहीं भेजते हैं। वो जेपीजी फाइल उनका पिताजी देखता है, वो पता नहीं वो उसकी प्रिंट आउट लेता है या हाथ से नोट कराता है, फिर वो बच्चा उस किताब को खोलता है। मैं तो ये बात सोच रहा था कि जो बच्चा स्कूल में 10 महीने जाने के बाद नहीं सीख पाता, वो ऑनलाइन क्लास में या व्हाट्सएप होमवर्क के जरिए कैसे सीख रहा होगा। रियली मुझे टेंशन होती है सोच के कि ये पर्टिकुलरली पहले और दूसरी क्लास के बच्चों का तो सोच के मुझे बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है कि जो बच्चा अभी कुछ भी नहीं समझ पा रहा था दुनिया में, वो ऑनलाइन क्लास के जरिए सीख रहा है। 10th का बच्चा कम से कम 9th तक तो इस देश में ठीक से पढ़ा है, उसने देख रखा है कि स्कूल क्या होता है, टीचर क्या होता है, एग्ज़ाम कैसे होते हैं, तो ही हैज़ एन आइडिया। उसको तो 8-9 साल का 10 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है, LKG UKG से लेके 9th क्लास तक। तो ऐसे बच्चे को तो यार दिक्कत क्या है, ऐसे बच्चे को आप बस ये कहना चाह रहे हैं कि एग्ज़ाम एक पर्टिकुलर जगह से आएगा और ये एग्ज़ाम इस स्कूल की टीचर चेक नहीं करके कोई और चेक करेगा। इसके अलावा तो मुझे कोई बोर्ड एग्ज़ाम में अलग बात नज़र आती नहीं है। आप लोगों को फ़र्क पड़ता है स्कूल को कि भैया अखबार में फ़ोटो कितनी छपानी है, कि 10th में कितने बच्चों ने 90 क्रॉस कर दिए, इंग्लिश का टॉपर कहाँ से आया और मैथ का टॉपर कहाँ से आया। आप लोगों को तो इसकी टेंशन हो सकती है। वाई टू ट्रांसफ़र दैट टेंशन टू दैट किड। तो मेरा तो सभी माँ बाप को भी यही सुझाव है कि कोरोना के समय में आपके बच्चे ने संघर्ष किया है, आपने संघर्ष किया है, ये एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन है। इस एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन के समय आप इतना ऑर्डिनरीली मत सोचिए कि यार जैसा लास्ट ईयर 19-20 में मेरे बड़े बच्चे ने किया था या फलाने के बच्चे ने किया था, 20-21 में मेरा बच्चा वैसा ही करेगा। अगर उसका एक डिसेंट अंडरस्टैंडिंग लेवल क्रिएट हो गया है, वो चाहे ऑनलाइन क्लास से हो रहा है, चाहे वो सेल्फ स्टडी से हो रहा है, चाहे वो घर के पास के किसी ट्यूशन से हो रहा है, वो माँ बाप को तय करने दीजिए कि क्या लेवल होना चाहिए। तो इस समय स्कूल की ड्यूटी ये बनती है, यानी कि सिलेबस कराने वाले टीचर की ड्यूटी ये बनती है कि वो ये तय कर लें कि 10th का बच्चे को कितना साइंस का लेवल होना चाहिए, कितना उसका सोशल स्टडीज़ का लेवल होना चाहिए, कितना उसको इंग्लिश किस लेवल की पढ़नी आनी चाहिए, ये आप तय कर लीजिए। मेरे ख्याल से दैट इज़ द थिंग विच वी कैन डू। और अगर बच्चे का वो अंडरस्टैंडिंग लेवल बन जाएगा, विश्वास मानिए इस साल 10th करने वाले बच्चे भी IAS बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे। आप देख लीजिएगा 5-7 साल बाद बेटर भी हो सकते हैं हम लोगों से। क्यों? क्योंकि उन लोगों ने हमसे ज़्यादा एक चीज़ और सीखी है, एडेप्टेबिलिटी। हम सब ने मास्क लगा के इस छोटे से फ़ोन पे क्लासें नहीं लगाई हैं, उन्होंने लगाई हैं। तो देयर सर्वाइबिलिटी हैज़ इंक्रीज्ड, देयर कैपेबिलिटीज़ हैव इंक्रीज्ड। तो ये सब चीज़ें बुरी नहीं है। मेरे बच्चे 10 साल में 10 स्कूलों में पढ़े, वो मुझ पर हमेशा गुस्सा रहे, पापा क्या है हमारे कभी दोस्त नहीं बनने पाए, हर साल अलग स्कूल में पढ़े हैं आपकी वजह से, क्या चक्कर है।
तो मैंने कहा बेटा मेरी वजह से एक चीज़ तो है तुम्हारे अंदर, अडेप्टेबिलिटी तो आ गई है, अब तुम इमोशनल नहीं रहे इन चीज़ों को लेके कि तुम फंसी हो जाओ चीज़ों को लेके। तो चीज़ों में पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी तो दोनों ही होती हैं, सो यू हैव टू सर्च फॉर दैट। तो आंसर यही है कि माँ बाप अपने बच्चों को एक डिसेंट लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग डिक्लेयर कर दें, टीचर्स भी चीज़ में मदद करें, पूरे देश का माहौल, पूरे स्टेट का माहौल ऐसा बनना चाहिए कि एक डिसेंट लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग बच्चे का होना चाहिए। ज़बरदस्ती लोगों को 10th डिक्लेयर करें ये भी ठीक नहीं है, लेकिन 3-4 महीने में बच्चे क्या कर सकते हैं, सिलेबस को इस तरह से डिक्लेयर किया जाना चाहिए। मेरे ख्याल से जब भी स्कूल खुलने की बात आएगी, शिक्षा मंत्री महोदय बहुत अच्छे हैं, वो बहुत ही पार्टिसिपेटिव नेचर के हैं, मैंने उनसे बहुत बार मिलता हूँ, बहुत मुझे लगता है अपीलिंग है उनमें। तो वो एक सभी बोर्ड्स को बैठ के डिसाइड करना चाहिए कि भैया जैसे आपने देखा होगा कस्तूरबा गांधी स्कूल होते हैं, ब्रिज कोर्स होते हैं, वहां पे 3-3 महीने में बच्चियों को एक एक क्लास कराई जाती है। आपने कभी देखा नहीं होगा, मैंने देखे हैं एज ए कलेक्टर, क्योंकि मैं उसका चेयरमैन होता हूं जब जिले में होता हूं। वहां पे 3 महीने में बच्चे को फर्स्ट क्लास कराते हैं, अगले 3 महीने में सेकंड क्लास कराते हैं, अगले 3 महीने में थर्ड क्लास कराते हैं, और अगले 3 महीने में फोर्थ क्लास कराते हैं। वो एक साल में फर्स्ट टू फोर्थ कवर करती है, और अच्छी कवर करती है, आप रिजल्ट देखिएगा बड़ा अच्छा आता है। तो ये जो ब्रिज कोर्स हैं, जो कैप्सूल कोर्स हैं, ये इतने बुरे भी नहीं होते हैं। कई बच्चे 2 साल आईआईटी की कोचिंग लेके वो नहीं कर पाते जो 4 महीने का कैप्सूल कोर्स करके बच्चा कर जाता है, अखबार में फोटो आता है फिर उसका। तो आई थिंक देयर आर मेनी वेज, लेट्स बी पॉजिटिव अबाउट इट, कुछ ना कुछ होगा इसमें भी। जी, तो ये 3-4 महीनों का और भी सर ये कुछ जो बन कोविड जाए। का टाइम पीरियड रहा है उसमें बच्चों जी को गाइडेंस किसी और से लेने से अच्छा वो अपने खुद के माइंड में ही सोच के बैठ गए हैं कि अब हमें क्या करना है। इतना लाइक मैं वही कह रहा हूँ, मैं वही कह रहा हूँ। ज्यादा सर्चिंग जी। करते हैं सारी चीजें, उनको खुद के लिए टाइम मिल गया, क्योंकि पहले का शेड्यूल ऐसा होता था, स्कूल फिर ट्यूशन फिर होमवर्क फिर डिनर फिर सो जाना। बिल्कुल सही है। गेटिंग देयर टाइम टू देमसेल्व्स, कि दे आर गिविंग टाइम टू देखिए, देमसेल्व्स टू डिसाइड व्हाट दे वांट टू डू इन। मैं कोई डिक्लेयर नहीं कर सकता ऑफिशियली, लेकिन आज अखबार में आया है कि स्कूल खुलने के बारे में कोई बातचीत चल रही है, देन अलग अलग बातें हैं। मैं तो एक बात कहना चाह रहा हूँ कि हमें प्लान ए प्लान बी दोनों तैयार रखने चाहिए एज ए पेरेंट और एज ए स्कूल, कि भाई अगर 3 महीने स्कूल खुल जाते हैं तो हम इस तरह से पढ़ा देंगे 3 महीने में कि बच्चों का ये कवर करा देंगे, और अगर स्कूल नहीं खुलते हैं तो 3 महीने में इस तरह की असाइनमेंट घरों पे भेज देंगे, या बच्चों को इस तरह से गाइड कर देंगे, या जो भी कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं क्या वो अपने रेट्स कम कर सकते हैं, स्कूल उनके साथ टाई अप कर सकते हैं क्या, आई डोंट नो, क्योंकि ये टोटली आपका मैनेजमेंट है, आई कैन नॉट प्रीच यू फॉर दिस। बट डेफिनेटली जब किसी देश में बहुत सारा मल्टीमीडिया मटेरियल बना हुआ है तो गवर्नमेंट को ये देखना चाहिए कि मल्टीमीडिया मटेरियल इस देश की अमानत है, किसी कंपनी की अमानत नहीं मान के, उसको देश की अमानत मान के। अगर किसी जगह पे डीएनए आरएनए का मॉडल किसी ने 1 घंटे के लेक्चर में बहुत अच्छा कवर कर रखा है, वाई इट कैन नॉट बी अवेलेबल फॉर एवरी स्टूडेंट हु वांट्स टू रीड अबाउट डीएनए आरएनए? तो मैं सिर्फ यही सवाल पूछता हूँ, क्योंकि वो तो एक बार उस कंपनी ने उस पर इन्वेस्टमेंट कर ही दिया है। तो हाउ टू मेक दिस lectures, these animated lectures or very good lectures available to every child so that कि वो उनको पढ़ के 4 महीने में वो पढ़ ले। वैसे भी आप एक बात बताइए, +2 तक तो इस देश में हर बच्चे को माँ बाप पड़ोसी तक ध्यान रखते हैं कि ये बच्चा क्या पढ़ रहा है। +2 तक तो हर बच्चे पे इतना प्रेशर होता है, यार तू पढ़ा कर, अच्छे से पढ़ा कर। बच्चे को भी टेंशन रहती है, मेरा दोस्त क्या पढ़ रहा है, मेरा कंपटीटर क्या पढ़ रहा है, बच्चों को अंदर इतनी होती है। जैसे ही कॉलेज में जाते हैं वो सारी कंपिटिटिवनेस खत्म हो जाती है। दिसंबर तक तो लड़कियां पेड़ के नीचे बैठी रहती हैं, लड़के मोटरसाइकिल पर टंगे फिरते हैं। फिर जनवरी में, आपका तो स्कूल भी है, सॉरी टू से, आप तो अच्छा पढ़ाते होंगे, लेकिन हमारे सरकारी स्कूलों में तो जनवरी में संजीव पासबुक आती है, हम जनवरी फरवरी माह संजीव पासबुक में निशान लगा देते हैं, वो अप्रैल में उसमें से एग्जाम दे देता है। वहां पर भी तो वो 3-4 महीने के क्रैश कोर्स से ही होते हैं। दैट्स व्हाट आई वांट टू से। तो इसीलिए आई थिंक सिमिलर थिंग्स कैन बी डन। और मोराल हाई रखने का एक ही तरीका है कि बच्चों को इस समय डिप्रेशन मत आने दीजिए। बच्चे इस समय बड़े फंसी हैं, बेचारों की थोड़ी आपको केयर करनी पड़ सकती है। कई घरों में साइकोलॉजिकल साइकिट्रिक प्रॉब्लम आ रही हैं, अगर आपके घर में भी आ रही है तो डोंट वरी। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, बच्चों की प्रोडक्टिविटी अगर कम हो रही है तो वरी मत करिए। जैसे ही हमारा नॉर्मल समय वापस आएगा हम सब कवर अप कर लेंगे। ये 1 साल हमारी ज़िंदगी के 70-80 साल को ख़राब नहीं कर सकता, डोंट वरी। ओके, Thank you so much, sir, for this encouraging session. Thank you so much. थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू वेरी मच। Thank you. Thank you, sir. Thank you for the inspiring session. Thank you, sir. Lot of थैंक यू, thanks. थैंक यू, थैंक यू। Okay. तो जो लोग यहाँ पे फेसबुक पे मुझे फॉलो कर रहे थे, आपने देखा कि हम लोग जो पेरेंट्स हैं और जो फैकल्टी के लोग हैं
वो स्कूल के बारे में कुछ डाउटफुल थे, तो मैंने उन लोगों को थोड़ा गाइड करने की कोशिश की है। इनफैक्ट एज ए पेरेंट जो मैं मेरे बच्चों के लिए समझता हूँ, मैंने वही बातें शेयर की हैं, नथिंग कोई ज्ञान वाली बात नहीं दी है। और आप लोगों को मैं एक ही कह सकता हूँ लास्ट में कि चीज़ों को एक्सेप्ट करिए, चीज़ों में फेयरनेस होइए। हम अकेले खुश नहीं रह सकते। अगर हमारे मोहल्ले में आसपास लोग दुखी हैं, हमारे आसपास लोग भूखे हैं, तो हमारे अन्न के भंडार भरे रहेंगे तो वो अन्न में स्वाद नहीं आ सकता। अगर हमारे आसपास अशांति है तो मैं घर में गार्ड लगा के भी सुरक्षित नहीं रह सकता। तो इसीलिए चीज़ों को एक्सेप्ट करिए, लोगों के साथ फेयरनेस का बिहेवियर करिए, अपने लोगों को पे करिए। आपके घरों में जिन लोगों ने काम किया है उनकी तनख्वाहें थोड़ी बहुत जितनी भी आप दे सकते हैं, ताकि उन बेचारों का बेसिक सस्टेनेंस सब हो जाए, ऐसा कुछ प्रोविज़न ज़रूर करिए। ये बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा। थैंक यू वेरी मच।